गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटे आज हम लोग करेंगे हमारा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल का मतलब क्या है? व्हेन द एप्लीकेंट्स आर इनवाइटेड फॉर द वैकेंसीज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब हम लोग बेटे कंपनी के अंदर जो पोस्ट हैं, वेकेंट हैं, वैकेंसीज हैं, उनको फिल करने के लिए आउटसाइड द रिक्वायरमेंट, आउटसाइड द सोर्स हम लोग क्या, आउटसाइड सोर्स से हम लोग क्या करते हैं बेटे, रिक्रूटमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बेटे एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है बेटे? क्योंकि इसके अंदर बेटे हम एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज को कंपनी के लिए रिक्रूट कर सकते हैं। कंपनी का जो सिलेक्शन का एरिया है काफी वाइड हो जाता है। So the company has to opt the external source of recruitment. There are so many sources which explain as external source of recruitment. First one is direct recruitment. In a direct recruitment, company has posted some information outside the workshop, outside the factory gate. अब आप ही देखो बेटे, जनरली देखते हो, आप किसी शॉप के पास से निकलते हो, वहाँ लेबरर की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है, तो क्या होता है वहाँ फैक्ट्री गेट पे या बेसिकली वर्कशॉप के बाहर लगा देते हैं 2 men आर रिक्वायर्ड, 2 girls आर रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। तो बेटे बेसिकली ये जो जॉब होती है बेटे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए होती है। इसके लिए बेटा कोई एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी चीप सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। दिस इज नोन एज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? आकस्मिक बुलावा। देखो बेटे क्या होता है कि इन अ रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन सम टैलेंटेड एंड ब्रिलियंट people always sending their resume in a hope that they get employed in organization आफ्टर सम टाइम। तो देखो बेटे कई बार जो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहां पर टैलेंटेड और ब्रिलियंट लोग क्या करते हैं, अपने रिज्यूम, अपना बायोडाटा कंपनी को भेजते रहते हैं ताकि जब कंपनी को रिक्वायरमेंट हो तो उनको क्या मिले, प्रायोरिटी मिले। जैसे ही कंपनी को बेटे उन रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेसिकली एक वेटिंग लिस्ट प्रिपेयर करती है और उसके आधार पर कंपनी इन कैजुअल कॉलर्स को एक मैसेज कर देती है कि देयर आर सम वैकेंसीज एंड यू कैन give the interview and then you are selected for the organization. This is known as casual callers. Media advertisement. देखो बेटे external source of recruitment में media plays an important role. There are 2 types of media. First one is electronic media by internet, okay, by television, use of television, cables, इंटरनेट, ये सब क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। ऐसे ही बच्चों प्रिंट मीडिया है, जैसे हमारा न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, वहां पर भी एक पर्सनल मैनेजर क्या कर सकता है, एडवर्टाइजमेंट दे सकता है नेचर ऑफ जॉब के बारे में, बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी क्या कितनी बेसिक सैलरी देगी, वर्किंग आवर्स क्या होंगे, सारी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम लोग आउटसाइड पीपल को अट्रैक्ट कर सकते हैं कंपनी के लिए कि वो कंपनी में आकर अपना रिज्यूम दें ताकि कंपनी का जो एरिया है चॉइस का वो काफी बढ़ जाए। दिस इज नोन एज मीडिया एडवर्टाइजमेंट। 4th पॉइंट है बच्चों एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेटे एक रोजगार कार्यालय होता है विच इज सेटअप बाय द गवर्नमेंट, जिसको गवर्नमेंट क्या करती है, सेटअप करती है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं बेटे दे रजिस्टर्ड देयर नेम इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सो दैट दे गेट एम्प्लॉयमेंट। वो सब जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो कंपनी के, वो बेसिकली जितने भी बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार कार्यालय में जाकर अपना नाम रजिस्टर कराते हैं, अपनी डिग्री बताते हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में इन्फो कन्वे करते हैं ताकि जब भी ऐसा कुछ हो, कोई भी कंपनी है, जैसे कंपनी के लिए कई बार बेटे ऑर्गेनाइजेशन में कंडीशन लगा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा कि 25% या 10% एम्प्लॉइज कंपनी को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से लगाने होंगे। तो उस कंडीशन में बेटा क्या होता है कि जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है जहां पर एम्प्लॉयमेंट सीकर्स अपना नाम लिखवाते हैं वो कंपनी को रिज्यूम भेजते हैं और पर्सनल मैनेजर अपने स्किल और अपने एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग क्या करता है, एक सुटेबल एम्प्लॉय को सिलेक्ट करके उसको रिक्रूट कर लेता है। दिस इज नोन एज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। प्लेसमेंट एजेंसीज। प्लेसमेंट एजेंसीज क्या होती है बेटे? देयर आर प्राइवेट एजेंसीज विच हैव टू डू द वर्क टू एम्प्लॉय द अनएम्प्लॉयड पीपल। इसका मतलब क्या है बेटे? ये निजी संस्थाएं हैं जिनका काम क्या है कि जो बेरोजगार लोग हैं, बेसिकली ये तो गवर्नमेंट एजेंसी है, ये तो गवर्नमेंट एक्सचेंज है, ये गवर्नमेंट सेटअप करती है। और प्लेसमेंट एजेंसीज को कौन सेटअप करता है बच्चों? हमारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं जिनका काम क्या है, जितने भी जॉब सीकर्स हैं, नौकरी चाहने वाले लोग हैं, उनको क्या कराते हैं, उनका नाम अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर लेते हैं और एक मिनिमम कमीशन फीस पर कंपनी को उनके नाम सजेस्ट करते हैं। वो बेसिकली एक मीडिएटर का रोल करते हैं जॉब सीकर्स और कंपनी के बीच में
कंपनी इनको अपनी रिक्विजिशन भेजती है, नेचर ऑफ वर्क के बारे में बताती है और साथ ही साथ वो सारी इन्फॉर्मेशन जॉब सीकर्स को कन्वे कर देते हैं और इस काम के लिए वो जॉब सीकर से और कंपनी से एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कमीशन चार्ज करते हैं। दिस इज नोन एज प्लेसमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। अब देखो बेटे, प्लेसमेंट एजेंसीज और मैनेजमेंट कंसल्टेंट में एक ही डिफरेंस है बेटा। प्लेसमेंट एजेंसी आपको किसी भी तरह की, ठीक है ना, आपको किसी भी तरह की जॉब के लिए इन्फॉर्मेशन कन्वे करती है ताकि आपको प्रॉपर जॉब मिल सके। लेकिन जो मैनेजमेंट कंसल्टेंट है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल पोस्ट के लिए ही आपको क्या करती है, जॉब प्रोवाइड कराती है। ये भी आपसे एक मिनिमम फीस एज ए कमीशन क्या करती है, चार्ज करती है। दिस इज नोन एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट एज वेल एज हेड हंटर्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है बेटे? मान लो आप बेटे आफ्टर डूइंग बीकॉम आप लोग एमबीए कर रहे हैं, ठीक है बेटे, तो आप एमबीए में काफी अच्छा कर रहे हैं, एक अच्छे रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन से आप लोग क्या कर रहे हो, बिजनेस बेसिकली क्या कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो। तो बेटे ऐसे करने से क्या होगा, वहां पर डिफरेंट टाइप की कंपनीज आती हैं, आपके रिकॉर्ड्स, आपका वर्किंग चेक करती है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन जहां आप पढ़ रहे हो बेटे, वहां भी बेसिकली जो इंस्टीट्यूशन है वो भी आपके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, वो आपका इंटरव्यू लेते हैं और जब वो सेटिस्फाई हो जाते हैं कंपनी वाले तो वो क्या करते हैं, आपको डायरेक्ट रिक्रूट कर देते हैं। दिस इज नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट। यानी कि आप पढ़ भी रहे हैं, आप एमबीए भी कंप्लीट कर रहे हैं और जस्ट बाद आपको क्या मिल गई है, जॉब मिल गई है। तो ये भी बेटे एक्सटर्नल सोर्स का एक बहुत ही बेटर तरीका है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके साथ कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट बेटे ये भी होता है कि बेसिकली जो हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के टच में रहती हैं ताकि वो यंग कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को क्या कर सकें, रिक्रूट कर सके। तो इसके लिए बेटे क्या होता है कि जब आप कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं, रेपुटेड कॉलेज रेपुटेड इंस्टीट्यूशन के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर विजिट करते हैं, ठीक है, तो आपके काम करने की वर्किंग देख के, आपके टैलेंट को देखकर वो डायरेक्ट आपको अपनी कंपनी के अंदर अपॉइंट कर लेते हैं। दिस इज नोन एज कैंपस रिक्रूटमेंट। रिकमेंडेशन क्या होता है? रिकमेंडेशन का अर्थ क्या है? व्हेन द प्रेजेंट एम्प्लॉइज, कई बार हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे प्रेजेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी रिकमेंडेशन से न्यू एम्प्लॉइज को रिक्रूट कर लेते हैं। दिस शोज द सेंस ऑफ इंटीग्रेशन, या हम कह सकते हैं दिस शोज द सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय becomes more and more effective। देखो बेटे बेसिकली क्या होता है, मान लो कंपनी के अंदर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो उनको वो किसी दूसरे एम्प्लॉय को रेकमेंड कर देते हैं जिसके पास काम नहीं है। तो ये क्या शो करता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के रिलेशंस क्या इफेक्टिव हैं, अच्छे रिलेशंस हैं, कि उसकी रेकमेंडेशन से उसको क्या कर लेते हैं, अपॉइंट कर लेते हैं। इसका एक मेन बेनिफिट क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसके अंदर क्या आता है, सेल्फ स्टीम की भावना आती है कि हाँ भाई मेरे कहने से किसी को लगा लिया गया है। और सेकंड वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम इस तरीके से नए एम्प्लॉयज की वर्किंग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। दिस इज नोन एज रिकमेंडेशन। नेक्स्ट वन, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर बेटे एक लिंक क्रिएट करता है लेबर के बीच में और एज वेल एज बेसिकली जो लेबर मैंने वर्कर्स के बीच में और जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर है उनके बीच में। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, लेबर की डिमांड के अकॉर्डिंग लेबर की सप्लाई करता है। जैसे बेटे इस तरह लेबर कॉन्ट्रैक्टर से कनेक्ट करके हम लोग बेसिकली क्या, जब बिल्डिंग बनाते हैं, मान लो बेटे किसी इंस्टीट्यूशन की, किसी हॉस्पिटल की हमें बिल्डिंग बनानी है, रोड बनाने हैं, डैम्स बनाने हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना है, तो हम लोग लेबर कॉन्ट्रैक्टर के टच में रहते हैं, वो हमें लेबर की डिमांड के अकॉर्डिंग लेबर की सप्लाई करते हैं। तो ये भी क्या है बच्चों, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वन है टेलीकास्टिंग। इन अ टेलीकास्टिंग कंपनी क्या करती है बेटे, बेसिकली कितनी जॉब्स हैं, नंबर ऑफ जॉब्स कंपनी के पास क्या है, नेचर ऑफ जॉब क्या है, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर देती है ताकि एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जा सके, नोन एज टेलीकास्टिंग। नेक्स्ट वन, वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग क्या होता है, रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज थ्रू द इंटरनेट। इंटरनेट की सहायता से बेटे कंपनी क्या करती है, अपनी एक वेबसाइट बना देती है जिसमें कंपनी बताती है कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी पोस्ट पर किस कैपेबिलिटी का, किस क्वालिफिकेशन का एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, एट प्रेजेंट कंपनी को कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, कंपनी का बेसिक सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है। ईच एंड एवरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इज गिवन ऑन अ कंपनी वेबसाइट so that competent employees give their resume, so and as well as competent employees will be selected in an organization. These all are the external source of recruitment. Advantage of the external source of recruitment. First one is
क्वालिफाइड पर्सोनल। क्वालिफाइड पर्सोनल का मतलब क्या है? योग्य कर्मचारियों का सिलेक्शन होना। अब देखो बेटे, व्हेन वी आर गोइंग टू यूज एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन दैट केस क्या होगा कि कंपनी को कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल हो जाएगा। एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को एक सुटेबल पोस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हेल्पिंग द बोथ एज वेल एज द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज द कॉम्पिटेंट एम्प्लॉयज। Second one, wider choice. When the company recruit the employees from outside the organization, company has more information. Company has more biodatas, more resumes from outside the organization, so that company can avail a better employee for the organization, because under the external source of recruitment, wider choices are available. नेक्स्ट वन, फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट का मतलब क्या है? when the company is going to use the external source of recruitment, then fresh talent as well as techno experts are also invitable in the organization, so that new techniques, scientific techniques are used and innovative techniques are used in the organization, and this will enhance the productivity as well as sense of competition among the employees. नेक्स्ट वन, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट। बिकॉज देखो बेटे, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट कब आती है? व्हेन द कंपनी आर रिक्रूटेड द एम्प्लॉयज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज आल्सो compete their self with the new employees. They also know about the working of a new employee, okay, and they can know about the working style of a new employee, as well as competition will be start from old employee and new employee, and competitive spirit compel the old workers to do work with the efficient manner, so that they will challenge to the new employees. Next one, less chance of favoritism. When the company is going to use the external source of recruitment, then there will be no chance of favoritism, because each and every employee is new for the organization. So company have no right. A company have no expectation from any employee which is better and which is not better, because all employees are new. There are some demerits of the external sources of recruitment. External source of recruitment, first one is dissatisfaction among the employees. When the company organizations employees come to know that the vacant post will be filled outside the organization and promotion chances are less for the available employees, so that they do not work with complete devotion and they satisfied with the company. Next one, lengthy process. Recruitment is also a lengthy process, because in this process the company has to give firstly the company has to give advertisement as well as waiting for the applicants, and then selection process will be start. After selection, training will also given. It is also a lengthy process to select the employees outside the organization. Next one, costly process. It's also a costly process, because in this process we have to give advertisement using print media as well as electronic media, such as we have to wait for the applicants as well as taking interview. It also take a lot of time of higher level employees. So we can say that, and if we are going to select an employees for the post, then we have to collect other relevant information of the employees. It will take more time as well as more cost. So we can say that it's a costly process. Yeah, it's a costly source of recruitment. Next one, chances of wrong selection. देखो बेटे, when the employees are selected inside the organization, then we all know about we have complete knowledge about the existing employees, so that रॉन्ग सिलेक्शन जो बेसिकली है वो कभी भी नहीं होता है. ऑलवेज जो सिलेक्शन होगा वो क्या होगा? राइट सिलेक्शन होगा. लेकिन बेटे, व्हेन द कंपनी इज गोइंग टू सिलेक्ट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देन द कंपनी हैज नो नॉलेज about new employees, his working style, his character, his aptitude towards the work, his thinking about the organization, so that it may be chance कि एक wrong selection हम लोग कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय की कर लेते हैं. तो बेटे आप सबको पता है कि बेसिकली अगर हम कंपनी के अंदर एक भी एम्प्लॉय को अगर गलत लगाते हैं, गलत रिक्रूट हो जाता है, तो बेटे वो पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है. तो देयर विल बी अ चांस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन under the external source of recruitment. Last one is increase in labor turnover. Labor turnover क्या होता है बेटे? श्रमिकों का आना और जाना. When the existing employees feeling dissatisfied among the company policies, company's external source of recruitment, then they will try to move the company when they get a higher opportunity than the existing company, when they get higher remuneration,
proper working environment, proper working policies outside in another company, then they will quit the company and they will quit the company, as well as they will try to get higher post in another organization. तो बेटे इसी तरह से कंपनी की जो लेबर टर्नओवर रेशियो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कंपनी की लेबर टर्नओवर रेशियो बढ़ने से बेटे कंपनी को एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि कंपनी को हर बार जब भी कोई कंपनी कोई नया एम्प्लॉय रिक्रूट करेगी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। दिस विल आल्सो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ द कंपनी। तो लेबर टर्नओवर रेशियो का बेटे बढ़ना कंपनी की गुडविल को भी एक तरह से एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो बेटे ये हैं हमारे डिमेरिट्स ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इन दिस video our topic is now completed, then we will start selection process in a next video. स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए ताकि आपको टॉपिक समझ में आए। अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर होते हैं बेटे तभी आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।